बस यही मेरा एक्सपीरियंस रहा था। तो अच्छा तुम्हें लगता है कि ये मैंने कल्चर को नहीं समझा या नहीं, मैं उन्होंने? एक पहला पॉइंट है, नहीं, आई एम नॉट अक्यूजिंग यू ऑफ एनीथिंग, आई एम सेइंग कि इसमें एक डिस्कनेक्ट हो सकता है कि मैं हमेशा हर किसी को ही कहती हूँ कि जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, ऑलवेज लुक एट देयर वेबसाइट, लुक एट देयर सोशल मीडिया पेजेस एंड अंडरस्टैंड कि उस ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनैलिटी कैसी है, what is their employer brand telling you, because वो उन्होंने बड़ा काम किया होता है मंसूर, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे इतना काम किया होगा। आप किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को उठाएं, दे विल हैव अ प्रॉपर पर्सनैलिटी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दिखा रहे होंगे कि हम बहुत कंजर्वेटिव हैं, यू नो, कुछ बैंक्स हैं जो चाहते हैं कि उनकी जो विमेन वर्क फोर्स है वो स्कार्फ्स ले, तो आप उनकी वेबसाइट पे देखेंगे आपको सब विमेन जो कि वो स्कार्फ पे दिखेंगे। व्हाई वुड यू अप्लाई टू सच एन ऑर्गेनाइजेशन एंड देन यू नो बी लाइक यार ये क्या बात हुई, मुझे स्कार्फ पहनने को कह दिया, कहती हैं लड़कियां बहुत। सो एक तो पहली बात है। दूसरा आई वुड से कि हाँ, अब हमारी नेक्स्ट आ रही है, बल्कि अब आ गई, जेन जी इज़ इन द वर्क फोर्स नाउ, और जेन जी के अलग किस्म के मसले हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस को समझना होगा कि अब वो कंजर्वेटिव 9 to 5 अप्रोच नहीं चल सकती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आजकल की मॉडर्न, दे नीड टू बी फ्लेक्सिबल अबाउट स्टफ, तो ताकि वो यू नो डाइवर्सिटी को केटर कर सकें। इन शॉर्ट जो मैं तुम्हारी बातों से समझाऊँ कि जैसे मेरी अगर एक कंपनी है कराची वाइज ना 6-7 लोग काम करते हैं, और मैंने एक्सपेंड करने का सोचा है कि यार मैं अपना जो है ना एम्प्लॉयज़ बढ़ाऊँ या वो, और मैंने वेबसाइट के ऊपर मतलब अपनी सारे इवेंट्स की तस्वीरें, अपने जो हम घूमते फिरते हैं, जो मस्तियाँ करते फिरते हैं, जो हम स्टूडियो में कर रहे होते हैं, वो सब मैंने कहीं लगाया हुआ है। और कुछ अपने बारे में लिखा हुआ है कि हम लोग किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, जो भी हमारे बारे में। बिल्कुल। तो ये वो सारी चीज़ें मेरी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मेरी कंपनी का कल्चर क्या है। और कोई मेरी कंपनी में आना चाहता है तो सिर्फ मेरी वेबसाइट देखे और उसको पता चल जाएगा, मतलब पता चलना चाहिए कि मेरी कंपनी का एनवायरनमेंट क्या है। तुम अगर यहाँ हो गए ना तो यहाँ पे आके आप सो भी सकते हो, अगर थक गए हो तो यहाँ के आप जो है ना अपनी मर्जी से कॉफ़ी भी बना सकते हो। ये सारी चीज़ें मतलब एक वो है, तो यही चीज़ है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही। वाह यार, ये तो चीज़ों पे कभी गौर ही नहीं किया हमने। छोटी छोटी सी चीज़ें कि यार कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। एब्सोल्युटली। और इसमें एक और वर्ड है एम्प्लॉयर वैल्यू प्रोपोजिशन का, जिसका अगेन सिंपल वर्ड में प्रॉमिस। एक कंपनी प्रॉमिस क्या कर रही है आपको। आप वेबसाइट पे आप ये भी देख सकते हैं कि आपको किस तरह का कॉम्पनसेशन और बेनिफिट्स मिलेगा। बहुत से लोग होते हैं वो ज्वाइन करने के बाद कहते हैं हमें तो ये फला बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आपने क्या देखा, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया हुआ था आपको वेबसाइट पे? उनकी वेबसाइट पे नहीं तो जो मैनुअल्स होते हैं उनके, जो आप बड़े आराम से आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं HR के इंटरव्यू के दौरान कि क्या आपकी बेनिफिट्स आप प्रोवाइड करें। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू शुड नो बिफोर हैंड, बिफोर अप्लाइंग टू अ कंपनी। अच्छा, मैं तुम्हें एक वाकया बताता हूँ। जब मेरा इंटरव्यू हुआ ना, ये लास्ट मतलब फाइनल इंटरव्यू जो मेरा, यानी कि फाइनल जॉब जिसमें मुझे मिली, ये वाला इंटरव्यू एक ही हुआ था उसमें, और उसके बाद मुझे वो जॉब मिल गई थी। तो मैं उस वाले इंटरव्यू की तो मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। मुझे बताना कि ये क्या सीन था, कि मतलब तुम्हारी बातों से ना मैं ग्रैब कर पा रहा हूँ कि या तो आपको किसी कंपनी में जाते हुए पहले खुद सर्च करना है कि उसका कल्चर कैसा है, या अगले बंदे को आपको समझाना है कि हमारी कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है इंटरव्यू में। कि अगर उन्होंने वेबसाइट पे या कहीं पे नहीं डाला हुआ तो जब इंटरव्यू कर रहे हैं वो किसी भी कैंडिडेट का, उसको बताना चाहिए कि भाई देखो हमारे इसमें ना ये वाला सीन है भाई, हमारे इसमें ये तो यूजुअली नहीं होता। लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हाँ भाई पहले से पता होगा, अब ये तो पता होना चाहिए आपको। ये भी तो मसला है ना कि यार बता दोगे तो कोई शान घड़ी आएगी। एनीवे, तो मैं तुम्हें किस्सा बता रहा था कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ फाइनल, जिसमें मुझे जॉब मिली थी, उसके अलावा मैं 8, 9, 10 इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हो चुका था, दिल हार चुका था और मुझे लगता था कि कभी नहीं मिलेगी जॉब। तो इंटरव्यू हुआ, मुझसे कुछ बातें हुई। वो मेरी जो जॉब डिस्क्रिप्शन थी ना, डिस्क्रिप्शन तो बात को छोड़ो, जिस डेजिग्नेशन के लिए मैंने इंटरव्यू दिया वो थी प्री सेल्स होती है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है, यानी जो कंपनी की प्रोडक्ट है ना, उसको जाके आपने ना एक वो देनी होती है, ब्रीफ देनी होती है क्लाइंट को। मतलब एक क्लाइंट है ना, उसने बोला यार हम आपका बाय करना चाहते हैं, आप हमें आके डेमो दें। तो डेमो टीम के साथ ना एक बंदा होता है, वो प्री सेल्स का होता है। वो इतना शार्प ट्रेन होता है कि उसने ना माइंड में ज़रूरत डालनी है कि सर इस सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत है। तो वो एक्चुअल सेल्स से ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें क्या था, मुझे एज जो है ना वो फर्स्ट कंसल्टेंट, या वो कह लो ना बिल्कुल एसोसिएट भी बहुत आगे कह लें, एसोसिएट से भी छोटा जो होता है ना, वो वाले इसमें हम आए भाई, 20,000 रुपये सैलरी ऑफिसर। तो इंटरव्यू का सीन ये था कि भाई 3 लोग बैठे हुए, 3 सीनियर बॉस, और उन्होंने मुझसे काफ़ी सारी बातें की। उन्होंने फिर एक बॉस ने मुझसे सवाल किया, उन्होंने बोला कि आपके शौक़ क्या हैं, आपको करते क्या है। मैंने बोला सर सच बताऊँ, आप लोग की उम्र मुझे ऐसा लगता है कि शायद इजाज़त नहीं देती जो काम मैं करता हूँ ना वो मैं आपको समझा सकूं।
इसका रीज़न ये है कि मैं यूट्यूब इंडस्ट्री में जो है ना मैं बड़ा नाम पैदा कर रहा हूँ और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ ना। तो कह रहा है यूट्यूब मतलब यूट्यूब पे क्या करते हैं आप ये वो ना, तो उनको तो पता ही नहीं था ना। और उस वक्त यूट्यूब इतना था भी नहीं यार, यूट्यूब तो बैन था बल्कि। बैन था, मैं उनको कैसे बताऊंगा, मैं फेसबुक पे वीडियोस बनाता हूँ। तो हाँ। मैंने बोला सर यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, एक टर्म है ना मशहूर। तो यार अच्छा क्या करते हैं ये, मैंने बताया कॉमेडी सर ये वो फलाना ढिमकाना। तो उसमें से एक थे वो पीटीवी के पुराने किसी उसके शौकीन थे, उन्होंने मुझसे उसकी बातें की ना। इंटरेस्टिंग सी कॉन्वर्जेशन चल रही है वहाँ पे ना अभी। तो मैं उसके बारे में बताने लग गया, मैंने पुराने कुछ एक्टर्स का नाम ले लिया। तो उन्होंने बोला भाई इसमें तो पुरानी रूह बैठी हुई है, ये तो बच्चा ये नया है लेकिन इसमें पुरानी रूह है क्यों। मैं देखता था, शौक है मेरा। सही। अब ना उसके बाद उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बीच वाले बंदे ने जो थोड़े से ज़रा कड़क थे, उन्होंने बोला कि अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, आपको अगर मैं ये बोलूँ कि एक मशीन है सामने और एक बंदा बैठा हुआ है सामने, इसको कोई कमांड समझानी है तो आपके लिए क्या है, कौन सी चीज़ क्या ईजी है। मैंने बोला सर मेरे हिसाब से बंदे को समझाना ज़्यादा ईजी है। कह रहे आर यू सीरियस, मतलब आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता जस्टिफिकेशन आपके लिए क्या बनती है, बट मैंने ना इसको एज ए इंटरव्यू के सवाल में क्रैक नहीं किया। मैंने जेनेरिक एज ए पर्सनैलिटी जो मेरे अंदर है ना, मैंने वो आपको बताया है। और मुझे लगता है सर वही ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि मेरी पर्सनैलिटी में जो चीज़ है ना वो कंपनी के कितने काम आती है। अब मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। आपने बोला मशीन, आपने एक्सपेक्ट किया बेसिकली मुझसे कि मैं बोलूँगा कि मशीन को मैंने कमांड देना ज़्यादा इजी है, बट मैं ये समझता हूँ कि मशीन को देना ज़्यादा मुश्किल है। मिसाल के तौर पर मशीन का एक टेम्पलेट है कि हेलो हाय हाउ आर यू, ये मैंने टाइप किया ना तो वो जागेगी, वो रिस्पॉन्ड करेगी। बट अगर हेलो हाय हाउ आर यू में कोई भी चीज़ मिस्टेक होती है, कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है, तो वहाँ पे मैं कमांड नहीं समझा पा रहा ना मशीन को। मुझे टेक्निकल टीम का वेट करना है कि वो आके आईसी सही करेगी, स्क्रू सही करेगी, जो भी होगा टेक्निकल फॉल्ट वो निकालेगी। तो मैं डिपेंडेंट हो गया। इट मीन्स कि मैं उसको समझा नहीं सकता हर वक्त। एक दफ़ा समझाऊंगा, 100 में से 99 दफ़ा समझा दूंगा, एक दफ़ा गलती होगी ना वहाँ मैं हार जाऊँगा। बट इंसान को समझाना मेरे लिए इसलिए आसान है क्योंकि मुझे पता है कि ये फाइनल टास्क है मेरा, मैंने ही समझाना है इसको। तो मैं कुछ भी करके जुगाड़ें करूँगा, रास्ते निकालूंगा, लेकिन मैं उसको समझा के रहूँगा। अगर मेरी ये जॉब है, अगर मेरी ये जिम्मेदारी है और ये मेरे लिए ज़्यादा ईजी है, तो मैं लोगों से इंटरेक्ट करने में जो है ना वो मुझे मज़ा आता है। तो इसके लिए उन्होंने मुझे प्री सेल्स पे हायर कर लिया। और उस बंदे ने पता है उठते हुए दोनों बॉसेस को क्या बोला जिनके हवाले मेरी मैं था ना, मतलब उनकी टीम में था। उसने बोला बॉस इस पिंजरे को, वो जो जिनसे मैंने पीटीवी वाली बातें की थी ना कि सर मैं तो एक्टर बनना चाहता था और ये है वो है, मुझे तो बस जॉब करनी पड़ रही है, मैंने तो किस तरह करके मैंने पास आउट किया है 2.2 GPA पे और CGPA पे इस तरह करके ना। बट मुझे प्राउड है कि भाई एटलीस्ट मैं पास होके निकला पूरे टाइम। कैसे पास हो गए? मतलब पूरा पास, मतलब CGPA मेरी 2.2 बनी, बट मेरे सारी चीज़ें क्लियर थी ना यार। तो मैंने कोई भी बढ़ाने के लिए वो नहीं की। तो उन्होंने ना एंड में बात बोली, उन्होंने बोला भाइयों इस परिंदे को ना आप ज़्यादा टाइम पिंजरे में कैद नहीं कर सकते, बाकी ये कि आप देख लीजिएगा अपना। भाई ये कह के चले गए थे वो। और वही हुआ, 10 महीने के बाद मैं चला गया। मैं नहीं रुका, मैं भाग गया। ओके, बट आप फ़ायदा करके गए उनका? मुझे नहीं लगता मैं कर पाया, वल्ला। सेल तो हो गई ना? नहीं, सेल क्या हो गई, किस चीज़ की? मुझे जिस चीज़ के लिए उन्होंने हायर किया मेरा वहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं हुआ उस चीज़ का कभी। मुझे किसी और काम में लगा दिया, हट गई मेरी। ये तो बहुत गलत बात है। चला गया मैं। वर्स्ट मतलब बेस्ट रेसिपी है फॉर डिजास्टर। ऐसा ही है। हाँ। तो ये जो मकसद था ना मैं जो तुम्हें स्टोरी बताने का, ये वो स्टोरी थी कि ये तुमने जो कहा जो तुम्हारी फील्ड है उसमें ये चीज़ आती है। और ये कितने हज़ारों एम्प्लॉयज़ के साथ होता है कि वो बेचारे जिस चीज़ के लिए हायर हुए हैं वो काम नहीं लिया जा रहा उनसे और दूसरे काम लिए जा रहे हैं। ये बहुत होता है। इट्स अ वेरी मेरे साथ हो गया यार, मतलब मैं तो एक्सपीरियंस करके बैठा हूँ। तो तुम मुझे बताओ तुम्हारे पास किस तरह के एक्सपीरियंस आते होंगे इस तरह इस केसेस में? बिल्कुल ऐसा होता है। और ऐसा और लोग एक्सप्लॉयड होके भाग गए एम्प्लॉयज़। अच्छा खैर, सो मेरा तो काम ही है ना कि मैंने ऐसा नहीं होने देना। लेकिन जब भी ऐसा कुछ मसला आता है कि एम्प्लॉयज़ फील लाइक यार हमारा काम जो है वो हम कर नहीं रहे और हम बाकी सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो माई जॉब इज़ टू काउंसिल देम, यू नो, बिकॉज अगेन मैंने जिन क्लाइंट्स के साथ काम किया उसमें ये मसले नहीं हुए। ज़्यादा मसला ये आ रहा होता है कि एम्प्लॉय अपना टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा होता बिकॉज ईदर दे आर टू फ्रेंडली, वो अपनी जगह पे बैठ नहीं रहे, वो किसी और की बहुत हेल्प। अच्छा, आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग बहुत होते हैं जो खुद काम नहीं करेंगे, वो अपना काम किसी और से करा रहे होते हैं। तो ऐसे लोग इस चीज़ से भी सफ़र कर रहे होते हैं कि अपने काम के बजाय वो किसी और का काम कर रहे होते हैं। लेकिन सैड बात तब आती है जब लोगों को अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन पता ही नहीं होती, बिकॉज नोबडी हैज़ trained them on it.
तो तब फिर कन्फ्यूजन में आके वो XYZ काम करने लगते हैं, और फिर जब परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन होती है तो देन दे आर गिवन बिलो एवरेज और एवरेज स्कोरिंग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब एक एम्प्लॉई हायर हो जाए तो द ओरिएंटेशन हैज़ टू बी वेरी रोबस्ट। जो प्लान है ना आपका, द फर्स्ट होल मंथ शुड बी जस्ट ओरिएंटिंग द एम्प्लॉई ऑन देयर जॉब, on the kind of company that you have, your vision, mission, your values, the people that they will be communicating with, सिर्फ उनका supervisor नहीं, उनके colleagues, उनके clients, everything from A to Z, ताकि बाद में एम्प्लॉय ये ना कहे यार मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे ये स्कोर क्यों दिया है। KPIs हम लोग की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कहते हैं कि आप क्या करेंगे तो पता चलेगा हमें कि आपने बहुत अच्छा काम किया। अभी एम्प्लॉयज़ को यही नहीं पता होता हमने यार पूरा दिन हमने काम किया, लग कर किया पूरा महीना, फिर क्यों हमारा ये स्कोर आया, आपने वो नहीं किया ना जो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ ऐसे ही है। और दूसरी बात देखो, लोग ना घड़ी देख के भाग रहे होते हैं, क्योंकि वही वाली बात है ना, उनको मज़ा ही नहीं आ रहा। अब जैसे मेरा काफ़ी ना क्लाइंट से, अब तो खैर बहुत कम मैं मीटिंग्स के लिए जाता हूँ, एजेंसी के जो लोग हैं वही मैनेज कर रहे होते हैं, मगर मुझे याद है कि मेरा अभी भी अक्सर कहीं पे भी जाना होता है ना, कि जैसे कोई बहुत ही करीबी हैं ताल्लुक़ के, तो उनसे मैं डायरेक्ट खुद मिलने चला जाता हूँ ना। तो कुछ कंपनीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं, डिजिटल एजेंसी, जिनकी मैं ऑफिस जब जाता हूँ ना और उनका मैं माहौल देखता हूँ, इतना मज़े का माहौल, तो मुझे दिल करता है, और हमेशा मैं उनको बोल के आता हूँ यार मुझे भी किसी काम धंधे पे रख लें यार, मुझे यार मतलब मेरा एनवायरनमेंट देख के ना दिल खुश हो जाता है, मेरा दिल करता है इन लोगों के साथ मैं बैठ के काम करूँ, क्रिएटिविटी को बढ़ाऊँ, एक्सपेंड करूँ, मज़े का माहौल। तो ये चीज़ यार मेरे हिसाब से ना होना ही चाहिए। एनीवे खैर देखो, आई होप कि यार अच्छा हो कुछ ना कुछ। एनीवे